हेलो गाइस, नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसमें हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में चेंज किए जा रहे थे ग्रेजुअली, वो चाहे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हो, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हो, तो हम उनको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं कि वो एक्ट क्या थे, कैसे वो उनके अंदर प्रोविज़न जो शिफ्ट करते गए या प्रोविज़न को लाते गए। आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 का जो एक्ट है वो क्या है। इसको बोला जाता है एमसी रिफॉर्म, मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेगू क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। चैम्सफोर्ड क्या थे? वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या है, जो उन अगस्त 1917 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया पहली बार एक कि ऑब्जेक्टिव जो उसका था वो ये था कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। उन्होंने ये डिसाइड किया पहली बार कि हम ग्रेजुअली जो इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन करने की, इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। अब इसके थ्रू जितने भी चेंजेस आए वो क्या हैं, देखिए फीचर क्या है। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल, मतलब जो पूरी पावर सेंटर ने अपने अंडर ले रखी थी उसको रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब क्या किया इन्होंने, जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको अलग अलग कर दिया। मतलब अगर काउंसिल है, काउंसिल में क्या होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें क्या हुआ, सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए कि आप इस सब्जेक्ट पे काम करोगे, मतलब लॉ बनाओगे, कानून बनाओगे। और प्रोविंसेस को भी अपनी पावर दे दी कि आप भी अपने लॉ या कानून बना सकते हैं। तो ये था रिलैक्स करना, मतलब सेंट्रल कंट्रोल को ज़्यादा प्रोविंसेस को जकड़ने की कोशिश नहीं की गई, उसको रिलैक्स कर दिया गया कि आप अपना एरिया के अंदर, अपने सब्जेक्ट के अंदर अपने कानून बना सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। जैसे अगर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो ला कानून बनाने के लिए जो भी टॉपिक हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया। किस में? एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट में। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या था कि जो भी कानून बनाया जाएगा उन सब्जेक्ट के ऊपर गवर्नर क्या करेगा, विद एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो इस सब्जेक्ट पे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उनमें से अगर गवर्नर कोई कानून बनाएगा उसको किसकी एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी, जो हम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। ठीक है, उन मिनिस्टर को, काउंसिल जो मिनिस्टर थे उनकी एड और एडवाइस से ही वो काम करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किससे? रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब क्या है, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। मतलब यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल की है वो कानून बना सकती हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उसको कोई भी जवाबदेही नहीं बनेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। वो काम कर रही है, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे गवर्नर को फुल पावर दे दी गई कि वो अंडर उसके जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उस की हेल्प से वो कानून बना सकते थे रिजर्व सब्जेक्ट में। इसमें क्या हुआ, इस स्कीम को नाम दिया गया ड्यूल स्कीम, ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नर और डायरकी याद रखना। डायरकी के अंदर क्या है कि सब्जेक्ट का डिवीज़न कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव में और प्रोविंशियल में। प्रोविंशियल में भी सब्जेक्ट का डिवाइड कर दिया गया ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड पे गवर्नर जो थे एंड हिज विद एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबल थे वो लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेकिन रिजर्व में क्या था, गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी कानून बना सकती थी, लेकिन वो किसी के लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। कानून बने तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको टारगेट या उसको कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वो। ठीक है, डायर की नाम दिया गया। आपसे पूछे कि डायर की जो था वो किस एक्ट के तहत आया था, तो जो डायर की था, डबल गवर्नमेंट सिस्टम इसको बोला गया था, डबल रूल बोला गया था इसको। तो वो आया था 1919 के एक्ट के तहत, एमसी रिफॉर्म के तहत। थर्ड जो पॉइंट है, इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम द बाई कैमरलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाई कैमरलिज्म क्या है? कैमरलिज्म में क्या होता है
कि एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। जैसे कि अब फ़िलहाल जो इंडिया में है, अपर हाउस को हम राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या किया, बाइकैमरलिज्म कर दिया। उसमें क्या होगा, इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। बाइकैमरलिज्म हो गया और डायरेक्ट इलेक्शन आगे देश के अंदर। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय द बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस एंड, वही मैंने जो अभी बताया है। देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो दो में डिवाइड थी, सेंट्रल कह लो आप इसको, या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं। तो ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो दो में डिवाइड हो गई बाइकैमरलिज्म के अंडर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। जो मेजॉरिटी मेंबर थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ पे इलेक्ट होके आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या है यहाँ पे, it required that three of the six member three of the six member of the Viceroy Executive Council अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। मतलब 3 इंडियन ही थे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसराय की। किसको छोड़ गए, कमांडर को छोड़ गए। कमांडर इन चीफ तो इंडियन नहीं था, लेकिन जो 3 लोग थे 6 में से वो इंडियन आ गए थे उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड, देखिए 1909 के एक्ट के तहत मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कम्युनल जो सांप्रदायिक तरीके से इलेक्टोरेट था, सांप्रदायिक जो उसको ज़्यादा फैलाव दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। किन किन को, सिख को दे दिया, इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया, एंग्लो इंडियन को दे दिया, यूरोपियन को दे दिया। ये आपको याद रखना है। इस पे काफ़ी टाइम क्वेश्चन आया है कि किन किन को कम्युनल इलेक्टोरेट जो मिला था 1919 में, वो किन किन को दिया गया था, वो कौन कौन से लोग थे। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें कि 1919 के एक्ट के तहत सिख को दे दिया क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब एक सिख वोटर कैंडिडेट जो है वो एक सिख प्रतिनिधि जो है इलेक्शन में जो खड़ा है उसी को वोट करेगा, कोई और उसमें वोट नहीं कर सकता। इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया, एंग्लो इंडियन को दे दिया और यूरोपियन को दे दिया। 1909 में मैं पहले ही बताया किसको दिया था, ओनली मुस्लिम को दिया था। तो ये क्या था, कम्युनल इलेक्टोरेट बढ़ता जा रहा था जब इसमें सिख को भी दे दिया, इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया, एंग्लो इंडियन को दे दिया, यूरोपियन को दे दिया। जो नेक्स्ट एक्ट आएगा उसमें फिर ये ऐसे ही इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, तो ऐसे वो बढ़ता गया। लास्ट में 1932 के अंदर जो मैकडोनाल्ड थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने क्या किया, फिर क्या किया, डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो ऐसे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड नंबर। मतलब फ्रेंचाइजीज क्या होती है, इलेक्शन में वोट करने की जो राइट्स हैं वो लिमिटेड पीपल को दिए। वो किस बेसिस पे दिए, प्रॉपर्टी जिसकी है, टैक्स जो पे करता है और एजुकेटेड पीपल है, ये 3 लोगों को वोट करने का अधिकार दिया। मतलब ये लिमिटेड था। कौन 3 लोग हैं, मतलब मैं बोलता हूँ इसको PET, पेट। मतलब ये इनके पेट लोग थे जो इनको वेल्थ प्रोवाइड करवा रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य को। मतलब प्रॉपर्टी जिनके पास है, एजुकेशन जिनके पास है और जो टैक्स पेई हैं, ये लोग ही सिर्फ इलेक्शन में वोट कर सकते थे। उसके बाद पॉइंट आता है, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन के अंदर क्या है, एक हाई कमिश्नर था, उसको बैठा दिया गया। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उसका गठन किया गया 1919 के एक्ट के तहत। तो पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप 1926 में हुआ। मतलब यहाँ पे जब पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया तो उसके साथ साथ में 1926 को सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ। 9th पॉइंट, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट। मतलब देखिए, बजट सिर्फ एक ही उसमें ये
वो करते थे, पास करते थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, बजट को डिवाइड कर दिया, सेंटर अपना बजट बनाए और प्रोविंसेस अपना बजट बनाए। मतलब बजट बनाने पे प्रोविंसेस को पावर दे दी गई यहाँ पे इस एक्ट के तहत। अब क्या है, प्रोविंशियल इनेक्ट देयर बजट, ये लिखा हुआ है इसमें, अपना बजट वो बना सकते हैं। 10th पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेचुरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर। मतलब एक कमीशन को तैयार किया गया, एक कमीशन को तैयार किया जाएगा जो 1919 का जो एक्ट है उसकी 10 साल की जो प्रोग्रेस है उसको चेक करेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा कि कितनी प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन में हुई है। तो ये इसके अंदर दे दिया गया है, जिसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि साइमन कमीशन में क्या है। उसके बाद हम कवर करेंगे 1935 का एक्ट, उसके बाद 1947 का एक्ट। तो हम ऐसे ही इस हमारी सीरीज चली हुई, हमने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट वो कवर किए हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये क्या है, आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक के जो टॉपिक हैं वो कवर कर रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको जब भी हम MCQ, हाँ इसके साथ में हम एक MCQ सीरीज़ लेके आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है UPSC या किसी स्टेट PCS में आए हुए, हम उनको साथ के साथ कवर कर रहे हैं ताकि बच्चे अपना जो कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट है वो कवर कर लें। और जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी पर्सनल बुक है, जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ और उन पे अंडरलाइन करता हूँ। ये लक्ष्मीकांत की बुक है। मैंने लक्ष्मीकांत को बुक को बहुत अच्छे से और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन किया है। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।